पुलिस क्या तुरंत में एफआईआर कर लेती है? ऐसा नहीं होता है। सामान्य लोगों का तो सुना भी नहीं जाता है, गरीबों का तो एफआईआर ही दर्ज नहीं, एफआईआर ही दर्ज भगा दिया जाता है लोग। मॉब लिंचिंग का जो मामला है, हाँ, उसमें वो फांसी की सजा का प्रावधान उसमें किया गया है। चेन छिनतई की जो वारदातें होती थी, 379, 392, 420 का केस, धोखाधड़ी वाला जो केस होता था, यानी वो झपटमारी का केस बनेगा, बड़ा केस बनेगा, आपको उसमें राहत नहीं है। वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, इसको साक्ष्य नहीं माना जाता था। अब जाके उसको साक्ष्य मान रहे हैं। ये बहुत बड़ा साक्ष्य माना जाएगा। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन हिंसा को लेकर भी बहुत कड़े कानून बनाए गए और सजा की अवधि बढ़ाई गई है। आजीवन कारावास, फांसी तक की सजा की बात है। पुलिस वाले कौन कौन सी धारा लगाते हैं, सिर्फ उनको नंबर याद होता है, यहाँ तक ये भी याद नहीं होता है कि यह धारा यहाँ पे लागू करने लायक है या नहीं है। तो कई सारी धाराएं लगा देते हैं और उस बंदे को पता भी नहीं होता है। मुकदमा समाप्त होने पर 43 दिन में फैसला सुनाना होगा। अब आप जज साहब हमारे हैं, वो लटका के नहीं रख सकते हैं, उन्हें 43 दिनों के भीतर फैसला सुना देना होगा। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल चर्चा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। 1 जुलाई 2024 से देश में 3 नए कानून लागू हो रहे हैं जो पुलिस और न्याय व्यवस्था को पूरी तरह से बदल देंगे। ये तीनों कानून ब्रिटिश काल यानी 1872 में बनाए गए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। इसके लागू होने के बाद देश में पहली बार स्वदेशी न्याय प्रणाली का सपना साकार होगा। इसे पूरी तरह से पीपुल सेंट्रिक यानी जनता पर केंद्रित बनाया गया है। 1 जुलाई के बाद आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस लागू हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता के तहत यह तय होगा कि कौन सा कृत्य अपराध है और उसके लिए क्या सजा होगी। आईपीसी कानून में 511 धाराएं थी, जबकि नए बीएनएस कानून में 358 धाराएं होंगी। नए कानून में 23 नए अपराधों को भी सम्मिलित किया गया है। इसी तरह से भारतीय दंड प्रक्रिया यानी सीआरपीसी के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी बीएनएसएस लागू होगी। सीआरपीसी में 484 धाराएं हैं, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं होंगी। नए कानून में सीआरपीसी की 177 धाराओं को बदल दिया गया है, 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 14 धाराएं समाप्त की गई हैं। गिरफ्तारी, जांच और मुकदमा चलाने की प्रक्रिया सीआरपीसी में होती है। साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 यानी बीएसए लागू होगा। इसके तहत 170 धाराएं होंगी, जबकि अब तक इसमें 166 धाराएं थी। मुकदमे के सबूत को कैसे साबित किया जाए, बयान कैसे दर्ज होंगे, ये सब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत होगा। नए कानून में 24 धाराओं में बदलाव किया गया है और 2 नई धाराएं भी जोड़ी गई हैं। साथ ही 6 पुरानी धाराओं को समाप्त किया गया है। इस बदलाव की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस चौकी और थानों में शिकायत दर्ज करने के बाद अब लोगों को बार बार चक्कर नहीं लगाना होगा। पुलिस को 3 दिन के अंदर एफआईआर लिखना अनिवार्य है और 90 दिन के अंदर मामले का निपटारा करके पीड़ित तक उसकी सूचना पहुंचाना जरूरी है। मॉब लिंचिंग और नफरती अपराधों के लिए न्यूनतम सजा का प्रावधान 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कारावास कर दिया गया है। राजद्रोह का कानून समाप्त कर दिया गया है, उसकी जगह देशद्रोह का कानून लागू होगा। राजद्रोह कानून में सरकार की आलोचना करना भी द्रोह माना जाता था, लेकिन देशद्रोह में ऐसा नहीं होगा। आतंकवादी गतिविधियों को पहली बार न्याय संहिता के तहत लाया गया है। इसमें बड़ा बदलाव ये हुआ है कि आर्थिक सुरक्षा का खतरा भी आतंकवादी गतिविधियों के अंतर्गत आएगा। तस्करी, नकली नोटों का उत्पादन करके वित्तीय अस्थिरता लाना, विदेश में देश की संपत्ति को नष्ट करना और भारत सरकारों को कुछ भी करने पर मजबूर करने के लिए किसी व्यक्ति का अपहरण करना या हिरासत में लेना भी आतंकवादी गतिविधि में शामिल होगा। मानसिक रूप से बीमार लोगों को अपराध के लिए सजा से छूट मिलती है, जबकि भारतीय न्याय संहिता में मानसिक बीमारी शब्द की जगह पर विक्षिप्त दिमाग शब्द को लाया गया है, ताकि मानसिक बीमारी का बहाना करके लोग सजा से न बच पाए। महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाले यौन अपराधों में सजा को और कड़ा बनाया गया है। नए कानूनों में नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषियों को फांसी की सजा दी जा सकेगी। गैंग रेप के मामलों में 20 साल के कैद, आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। इन मामलों में बिना अनुमति अदालती कार्रवाई का प्रकाशन करने पर भी सजा का प्रावधान किया गया है। छोटे मोटे संगठित अपराधों पर भी नकेल कसने का प्रावधान किया गया है। छोटी मोटी चोरी, नशे में धुत लोगों को परेशान करना और अन्य अपराधों
की सजा के रूप में सामुदायिक सेवा की शुरुआत की गई है, जो पहले अपरिभाषित थी। नए कानून की एक और बड़ी बात यह है कि ट्रायल कोर्ट को 3 साल के अंदर अपना फैसला सुनाना होगा। नए कानून की यह मुख्य बातें थी। ये कानून कितना प्रभावी होगा और इसमें क्या कमियां हैं, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, क्या लगता है इस कानून से क्या बदलाव होगा? ये एक क्रांतिकारी कदम है। बहुत पुराना कानून है। मैं बताना चाहूंगा कि लॉर्ड मैकाले के समय का ये कानून है। लॉर्ड मैकाले के बारे में कहा जाता है कि वो एक बैरिस्टर थे, वकील थे, और छोटे मोटे केस से उनकी शुरुआत हुई थी। बहुत छोटे केस में, पहले ही केस में उन्हें एक तरह से हार का सामना करना पड़ा था। अपना केस वो हार गए थे। उसके बाद उन्होंने वकालत ही छोड़ दी थी। बाद में वो ब्रिटिश हुकूमत के एक प्रमुख अंग बन गए। भारत में जो ब्रिटिश हुकूमत था उसके एक प्रमुख अंग बन गए, और उन्होंने ये सारे जो कानून हैं वो बनाए थे। आईपीसी, सीआरपीसी या एविडेंस एक्ट जिसकी आप चर्चा कर रही हैं, तो ये वाकई बहुत पुराने हैं। 1872, 1876 के बने हुए कानून हैं। तो इसकी समीक्षा तो होना बहुत ही आवश्यक था। बीच में एक दो प्रोसेस हुआ जरूर है, संशोधन की प्रक्रिया की गई है बीच में, लेकिन वो नाकाफी है। इसे सुसंगत बनाना तो आज के संदर्भ में बहुत ही जरूरी था। तो सरकार ने जो ये फैसला किया है, दिसंबर 2023 में लोकसभा में ये तीनों कानूनों से संबंधित जो है वो विधेयक लाया गया और उसे पारित किया गया, और राष्ट्रपति ने उसे अपनी हस्ताक्षर से अनुमति भी दे दी दिसंबर में ही। और फिर अधिसूचना इसकी इसी साल फरवरी में अधिसूचना जारी कर दी गई। 1 जुलाई से ये तीनों कानून लागू हो रहे हैं। तो क्रांतिकारी इस संदर्भ में है कि इसमें जो प्रावधान किए गए हैं, बहुत सारे चीजों को लेकर आपने अपने इंट्रो में बहुत सारी चीजों का जिक्र किया है। तो ये पीपुल फ्रेंडली हैं। लोगों को जो छोटे मोटे अपराध से लेकर बड़े अपराधों के शिकार होते हैं, उनकी बहुत सारी समस्याओं को इसमें हल किया गया है। लेकिन असली सवाल जो है सुनीता जी, वो यही है कि इम्प्लीमेंटेशन, कानून तो बनते हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन असल है। जो इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी है, यानी पुलिस, सबसे नीचे लेवल पे जो पुलिस है, वो इसको कैसे हैंडल करती है, इसकी ट्रेनिंग की प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, तो नेचुरल सी बात है कि उन सारे बदलावों को समझना जरूरी है। तो पुलिस को भी ये समझ में आना चाहिए, थाना लेवल पे जो पुलिस है हमारी, उसे ये समझ में आना चाहिए कि इन अपराधों की जो श्रेणियां बदली गई हैं, उनके जो धाराओं की संख्या बदली गई है, उसमें प्रावधान क्या जोड़े गए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि धाराओं की का जो नाम है वो बदल दिया गया है। इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, सजा को लेकर, ये उसके ट्रायल को लेकर, उसकी जो सबूत हैं उसको इकट्ठा करके लेकर उसको मान्यता देने की जहां तक बात है, उसको लेकर क्या बदलाव किए गए हैं उसको समझना जरूरी है। उसके लिए अभी जो है ट्रेनिंग का सिलसिला चल रहा है। बिहार में आप देखें कि सभी पुलिस वालों की ट्रेनिंग चल रही है। तो ऐसी ट्रेनिंग हर जगह आवश्यक है। जी खालिद जी, मैं आपसे सहमत हूँ। और इस बात की खुशी है कि लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति में बदलाव हुआ पहले, और अब उसके कानून और न्याय पद्धति में बदलाव हुआ। कम से कम विदेशी जो एक मुहर थी हमारे ऊपर कि हम अपना कानून नहीं बना सके, अपनी शिक्षा व्यवस्था नहीं, तो इससे हम थोड़े मुक्त हो रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आपकी बात, आपका भी जो कहना जायज है, कानून तो बहुत बनते हैं, मेन है कि जमीनी स्तर पर उसका क्रियान्वयन सही ढंग से सुनिश्चित हो, ये बहुत जरूरी है। कानूनों का पालन जब तक नहीं होगा तब तक कुछ भी आ जाएगा तो कोई उसका हल नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो नीति निर्माता हैं, उन्होंने कुछ ऐसे बहुत अच्छे बदलाव जरूर किए हैं जो कि यदि वास्तव में लागू हो जाए तो बहुत बड़ा मतलब फायदा होगा, आम लोगों को फायदा होगा। हमारी जो स्वदेशी प्रणाली विकसित होगी, यदि वो सही ढंग से विकसित हो गई, तो हमको लगता है कि जो आम जनता अभी तक अपने आप को न्याय से कटा हुआ महसूस करती है, और उसको ऐसा लगता है कि पुलिस और कानून हम लोगों के लिए नहीं, यदि इस पे अमल हो गया
तो शायद उसका फायदा मिलेगा। हाँ बिल्कुल, इसका फायदा मिलना है और जनता को सीधा फायदा ये मिले, इसीलिए सिर्फ नाम नहीं बदला गया है, इसमें जो अंदर की चीजें हैं उसमें आप डिटेल्स में जाएं तो वाकई आपको समझ में आएगा कि अब जैसे हम चर्चा करते हैं अमित शाह के स्टेटमेंट से ही। अमित शाह ने जब लोकसभा में ये विधेयक रखा गया और उस पर चर्चा का जब वो जवाब दे रहे थे तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अब जो है राजद्रोह नहीं होगा, क्योंकि राजतंत्र तो हमारे यहाँ है नहीं, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो सरकार की आलोचना कोई भी कर सकता है। सरकार की आलोचना यानी लोकतंत्र को मजबूत करने की बात है, इसी बात से उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और सीधे तौर पे ये कहा था कि अब कोई भी सरकार की आलोचना कर सकता है। राजद्रोह में तो क्या था कि सरकार के खिलाफ, आपने रानी के खिलाफ या ब्रिटिश राजा के खिलाफ अगर आपने कुछ बोल दिया तो आप पे सेडिशन के चार्जेस लग गए। ये लोकतंत्र में ये सुशोभित नहीं देता है, इसलिए इसको हटाना था। तो ये बहुत क्रांतिकारी कदम है। इसके साथ ही साथ राजद्रोह में क्या शामिल किया गया, इसका नाम बदला गया, ये देशद्रोह होगा, यानी देश जो हमारा भारत देश है उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई होगी। आर्थिक अपराध, इस श्रेणी का अपराध जिससे भारत का नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, किसी तरह के ऐसे जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, बम धमाके करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, टारगेटेड जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, ये सारी चीजें जो हैं वो देशद्रोह की श्रेणी में आएंगी और उसके लिए सजा का व्यापक प्रावधान किया गया है। स्ट्रिंजेंट एक्शन वुड बी टेकन, कड़े एक्शन, कड़े जो है उसमें फैसले लिए जाएंगे। ये तो इसकी शुरुआत हुई। अब आप आए, सबसे पहला स्टेज क्या होता है पुलिसिंग का? सबसे पहला स्टेज क्या होता है कि जनता में यह विश्वास हो कि हम अगर किसी अपराध के शिकार हो रहे हैं तो हम उसका समाधान कहां ढूंढेंगे? पुलिस के पास। पहला स्टेज क्या होता है, आप अपनी कंप्लेन लेकर जाते हैं, सनहा दर्ज कराते हैं, फिर उसके बाद एफआईआर की बात होती है। पुलिस क्या तुरंत में एफआईआर कर लेती है? ऐसा नहीं होता है, सामान्य लोगों का तो सुना भी नहीं जाता है, गरीबों का तो एफआईआर ही दर्ज नहीं, एफआईआर ही दर्ज भगा दिया जाता है लोगों को। तो इसमें प्रोविजन है कि आपको 3 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करनी है। और सिर्फ ये बाइंडिंग नहीं है कि 3 दिन के अंदर आपको एफआईआर दर्ज करना है, बल्कि आप जीरो, जो एफआईआर की चर्चा हो रही थी, जो पिछले दिनों जो सुविधा दी गई थी जीरो एफआईआर की, अगर इस थानेदार ने या इस थाने के मुंशी ने आपके केस को इंटरटेन नहीं किया, इस थाने की पुलिस ने इंटरटेन नहीं किया, तो आप किसी दूसरे थाने में जीरो एफआईआर कर सकते हैं। इसमें क्या किया गया है कि आप देश के किसी भी हिस्से में एफआईआर कर सकते हैं। तो ये प्रोविजन तो है, इससे बदलाव तो आएगा ही। और जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है ट्रायल को लेकर, कि ट्रायल किस तरह से चलेगा। तो 3 महीने के अंदर ट्रायल आपको करना है, करना ही करना है। बहुत सारी चीजें, चूंकि ये बहुत ही तकनीकी मामला है तो इसलिए मैं पेपर की सहायता तो जरूर लूंगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये नाम दिया गया हिंदी में, अब उसको BNNS आप कहेंगे, है ना, जो CRPC था पहले। भारतीय न्याय संहिता BNS जो पहले IPC था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो पहले एविडेंस एक्ट था, ये इस नाम से जारी। तो सिर्फ हिंदी में नामकरण नहीं हुआ, बल्कि इसे सुसंगत बनाया गया, भारतीय समाज के अनुरूप इसे सुसंगत बनाया गया है। हम जिसकी चर्चा कर रहे थे, देखिए सबसे बड़ा बदलाव जो है, ट्रायल कोर्ट को 3 साल में फैसला देना है। ये इसका संदर्भ समझिए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोर्ट में बरसों बरस लग जाते थे, बरसों बरस लग जाते थे, सॉर्ट आउट नहीं होते थे। गरीब दौड़ रहा है, वकील का फीस दे रहा है, खाने के दाने नहीं है घर में, लेकिन वो मजबूर है। और 5 करोड़, अगर हम डाटा की बात करें तो 5 करोड़ केस जो है आज की डेट में पेंडिंग है। इनमें से 4 करोड़ 44 लाख जो है वो ट्रायल कोर्ट में है। तो इसका असर क्या होगा कि जिला अदालतों में जो खाली पद हैं जजों की, बहाना यही बना दिया जाता है ना कि भाई जज अवेलेबल नहीं है, उतनी संख्या में जज नहीं है, न्यायिक व्यवस्था में कमियां हैं, ये तो वो भी जो खाली पद हैं वो भरे जाएंगे। क्योंकि अगर आपने ये बाइंडिंग लगाई है यहाँ पे कि 3 साल में फैसला होगा मामले का, किसी मामले का, तो आपको जजों की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी, जो न्यायिक पद हैं वो भरने होंगे। तो एक तो पार्ट इसका ये है, इसका फायदा मिलेगा, लोगों को फायदा मिलेगा, सीधे तौर पे फायदा मिलेगा।
बीएनएस में जो 20 नए अपराध जुड़े हैं उनमें क्या है, ऑर्गेनाइज क्राइम, किसी तरह का ऑर्गेनाइज क्राइम, संगठित अपराध, आप जिसकी चर्चा बराबर करती रहती हैं, जो साइबर क्राइम है वो भी तो संगठित गिरोह करते हैं, है ना। ये सिर्फ गैंगवार जो है वही संगठित गिरोह नहीं करते हैं। ये जितने तरह के जो बड़े अपराध होते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम, वो ऑर्गेनाइज गिरोह करता है, तो उसको बीएनएस के तहत लाया गया। हिट एंड रन का मामला वो उसके तहत लाया गया। मॉब लिंचिंग जिसकी आपने चर्चा की कि मॉब लिंचिंग जो है पहले वो 307 के तहत होता था, अब वो मॉब लिंचिंग पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि मॉब लिंचिंग और नफरती जो बयान होते हैं या एक तरह से सोसाइटी में जहर घोलने वाली चीजें, उस पर बहुत बड़ी मतलब कड़े सजा, माफ कीजिएगा, मॉब लिंचिंग जो है पहले 302 का मामला बनता था, है ना, मर्डर की बात होती थी, है ना, हत्या का। अब वहां पे 103 की, उसमें भी मौत की सजा का प्रावधान और किया उसमें फांसी तक की सजा है। मॉब लिंचिंग का जो मामला है उसमें वो फांसी की सजा का प्रावधान उसमें किया गया है। यानी अब जो इस तरह के जो अपराध होते थे, है ना, कि किसी और लक्ष्य को साधने के लिए ऑर्गेनाइज क्राइम होता था कि भीड़ इकट्ठा होकर किसी की हत्या कर देती थी किसी मामले को लेकर, और उसको रूप दिया जाता है कि भाई ये तो मॉब लिंचिंग है। तो अब इसमें वो लोग बचेंगे नहीं, तो इसका फायदा जाहिर तौर पे जो सामाजिक हमारा जो समीकरण है उसको फायदा पहुंचेगा इसका। जी, अब जैसे चेन छिनतई की जो वारदातें होती थी, 379, 392, 420 का केस, धोखाधड़ी वाला जो केस होता था, साधारण सा केस, उसमें आता था वो। अब वो 304 के मामले बनेंगे, वो यानी वो झपटमारी का केस बनेगा, बड़ा केस बनेगा, आपको उसमें राहत नहीं है। अब आए आप सामुदायिक सेवा का भी इसमें प्रावधान किया कि भाई छोटे मोटे जो अपराध होते हैं, तो एक तरफ कठोर कार्रवाई की बात की जा रही है और दूसरी तरफ ये किया जा रहा है कि जो रिफॉर्म्स भी हो, सुधार भी हो, तो सामुदायिक सेवा की बात इसमें की जाए। छोटे मोटे जो अपराध हैं उसमें न्यायाधिकरण जो है, जो ट्राइब्यूनल होगा, वो सामुदायिक सेवा की बात करके उनको मुक्त भी कर सकता है। तो ये सारी चीजें की है। ये आप जो एविडेंस की एक्ट की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू मुझे लग रहा है वो ये है कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, इसको साक्ष्य नहीं माना जाता था, अब जाके उसको साक्ष्य मान रहे हैं। ये बहुत बड़ा साक्ष्य माना जाएगा, बहुत बड़ा बदलाव। और ट्रांसपेरेंसी बहुत आएगी इसमें। ट्रांसपेरेंसी वो आएगी कि ट्रायल से लेकर सुनवाई तक पूरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था इसमें होगी, तो ट्रांसपेरेंसी आएगी। हर स्तर पे लोग जो हैं वो इस पूरी प्रक्रिया को देख सकेंगे, समझ सकेंगे, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी और न्याय की आप ज्यादा अपेक्षा कर सकते हैं कि इंसाफ मिलेगा, आम लोगों को इंसाफ मिलेगा। जी हाँ, वही मैं कह रही थी मालिक जी, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन हिंसा को लेकर भी बहुत कड़े कानून बनाए गए और सजा की अवधि बढ़ाई गई है, आजीवन कारावास, फांसी तक की सजा की बात है। और इसके अलावा ये भी है कि जो एक तरह से जब इस तरह के ट्रायल चलते थे और उसको पूरा एक तरह से सेंसेशन के तरह से उसको न्यूज में दिखाया जाता था, सरकार ने उस पर भी रोक लगाने की कोशिश की है और बिना अनुमति के उसका प्रकाशन, कोर्ट की कार्रवाई का प्रकाशन नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो पीड़ित था वो रैश फील करता था या उसको ग्लानि से भर जाता था या कहीं ना कहीं उसके अंदर जो एक शर्मिंदगी का भाव होता था, उससे काफी राहत मिलेगी। और ये एक बहुत बड़ा मतलब आज के जमाने में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो यौन हिंसा हो रही है, ये एक मतलब उसको बढ़ ही रही है, घट नहीं रही। हम लोग शिक्षित हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक जो कहते हैं ना कि खुली सड़कों पर अंधेरी रात में, खुली सड़कों पर जब महिलाओं का अधिकार हो जाएगा तब महिलाएं सुरक्षित मानेंगी अपने आप को, कि वो खुली सड़कों पर अंधेरी रातों में भी अकेले घूमे और वो सेफ महसूस करें। तो वो अभी नहीं हुआ है। हम लोग पढ़ाई लिखाई चाहे जितनी भी बातें करें, चाहे जितनी भी बड़े बड़े दावे करें महिला सशक्तिकरण के, लेकिन हम लोग बहुत पीछे हैं। उल्टा नसीहतें दी जाती, घर में रहो, घर में कैद रख के ही हम सुरक्षित रहेंगे। तो खैर वो तो दूसरा हम इस बदलाव की उम्मीद इसमें कर रहे हैं, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की सिर्फ बात नहीं हो रही है, बिल्कुल इस अधिनियम में ये व्यवस्था की जा रही है कि भाई महिलाओं को सुरक्षा कैसे मिले। तो नाबालिगों के साथ दुष्कर्म के जो केसेस होते हैं उसमें सजा का प्रावधान बढ़ाया गया है, साथ ही साथ
मौत की सजा का प्रावधान वहां पे किया गया, कैपिटल पनिशमेंट, जो पहले नहीं था। ये बहुत बड़ा चेंज है, जो बाहर निकलने वाले जो युवतियां हैं, काम करने वाली जो युवतियां हैं, उनको सुरक्षा का एहसास कराएंगी, और जो इस तरह के जो क्रिमिनल एलिमेंट है उनमें डर का भाव, भय का भाव भी पैदा होगा, और पुलिसिंग जो है वो बेहतर हो सकेगी, हम जिसकी उम्मीद कर रहे हैं। एक खतरा है खालिद जी, जिसपे हम चर्चा करना चाहेंगे कि इस तरह के केसेस में, जो दुष्कर्म के केसों में जो मौत की सजा का प्रावधान होता है, या जो कड़े मतलब आजीवन कारावास हो गया, तो कभी कभी इसका उल्टा असर ये भी होता है कि जो दुष्कर्मी होता है या जो अपराधी होता है, वो साक्ष्य मिटाने के लिए मार देता है, बच्चे को ही मार देगा, महिलाओं को ही मार देगा, क्योंकि रहेंगे नहीं तो बताएगा कौन। तो ये खतरा है जिस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। आपकी शंका बहुत स्वाभाविक है। हाँ। ऐसा होता है कि जो क्रिमिनल होता है वो कोई भी एविडेंस अपना छोड़ना नहीं चाहता है, तो इसमें कानून कितना कड़ा है इसकी बात नहीं है, ये क्रिमिनल मेंटेलिटी होती है। जो अपराधी है वो अपनी तरफ से कोई साक्ष्य छोड़ना नहीं चाहता है। नहीं, और सिर्फ लेकिन अगर हम इसी पक्ष को देख के उसकी सजा के प्रावधान को और कठोर ना बनाए, तो जाहिर तौर पे हम उसको और मनोबल को बढ़ा रहे हैं। सिर्फ यही तो नहीं इस एक्ट में कम से कम ये व्यवस्था है कि भाई अगर आपने ये अपराध किया, आपको डरना होगा, क्योंकि अगर आपने ये अपराध किया किसी भी स्थिति में, तो आपको मौत की सजा भी होगी, और ये बहुत बड़ा डर है। मैं उससे सहमत हूं, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि गवाहों की सुरक्षा पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। हालांकि कुछ प्रावधान इसमें भी किए गए हैं गवाहों की सुरक्षा को लेकर, निश्चित रूप से, लेकिन हमको लगता है कि जैसे उनको लेकिन थोड़ा और प्रयास, थोड़ा और, क्योंकि जो गवाह होते हैं ना, उनकी सुरक्षा कहीं भी सुनिश्चित नहीं है, स्पेशली किसी बड़े अपराधी के देखिए सुनीता जी, तो गवाहों को ही मार दिया जाए। देखिए सुनीता जी, गवाहों की सुरक्षा की जहां तक आप बात करें, अगर पुलिसिंग को हम स्ट्रांग बना रहे हैं, इन एक्ट से पुलिसिंग को स्ट्रांग बना रहे हैं, एफआईआर की व्यवस्था बेहतर बना रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी डेवलप कर रहे हैं, ट्रायल का जो समय है उसको निर्धारित कर रहे हैं, और बाइंडिंग्स लगा रहे हैं, तो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि सबकी सुरक्षा हो। तो जो हमारे जो साक्ष्य हैं, गवाह हैं, उनकी सुरक्षा तो सुनिश्चित हो ही रही है। अगर इसको, जैसा कि मैंने शुरू में ही किया, कि जो उपबंध इसमें बनाए गए हैं अधिनियम के तहत, जो क्लाउजेस इसमें डाले गए हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने वाली जो अथॉरिटी है वो कितनी ईमानदारी से इस पे अमल करती है, बिल्कुल। ये सवाल तो हमेशा रहेगा, क्योंकि कानून तो बनते हैं, हमारी विधायिका जो है कानून बना देती है, लेकिन इम्प्लीमेंट जिनको करना है, जिनको उसको लागू करना है, उनको ईमानदारी दिखानी होगी, और ईमानदारी पक्की दिखानी होगी, नैतिक ईमानदारी दिखानी होगी। तो कानून बहुत बहुत सही है, और इसमें हम लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है, जिसको हम बहुत बखूबी निभा रहे हैं इस समय, कि लोगों को जानकारी होना कि उनके पास जो अधिकार हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी सुरक्षा के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए, उसका वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको बढ़ावा दिया गया है इस एक्ट में, और ये अच्छी बात है। मुझे लगता है कि जो पुलिस की ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है, उनको तो जो भी धाराएं बदली गई हैं उनके बारे में ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन हमको लगता है कि पुलिस प्रशासन, जो पूरा महकमा एक तरह के ठसक में जो ढला हुआ है, उसको भी मोरल ट्रेनिंग की जरूरत है। कानून लागू करने के लिए जरूरी है कि वो भी ज्यादा ह्यूमैनिटी के करीब जाएं और मानवतावाद के प्रति थोड़ा वो ये हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, आप कानून ला दीजिए लेकिन उनमें मर्सी ही नहीं। आमतौर पर पुलिस, हम सबको नहीं कह रहे हैं, ये सही है कि बहुत अच्छे लोग हैं तभी बड़े बड़े मामलों का निपटारा भी होता है, लेकिन अधिकांश पुलिस कर्मी टॉप से लेके बॉटम तक एक तरह के उनमें, मतलब एक जो हमने जो फील किया है कि जितनी संवेदना उनको होनी चाहिए, स्पेशली गरीब तबके के लिए, जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए, ऐसे लोग हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, उनके लिए जो संवेदना होनी चाहिए वो दिखती नहीं। जहां भी देखिए तो एक तरह से वो बड़े बड़े नेताओं का, बड़े बड़े माफियाओं का, बड़े बड़े अपराधियों का संरक्षण करते हुए दिखेंगे। यदि कोई आम आदमी उनके खिलाफ शिकायत लेके जाए तो सुनवाई नहीं होती है। तो कानून है, लेकिन ये जो माइंडसेट है ना, हमको लगता है पुलिस के माइंडसेट को बदलने के लिए इस कानून से ऊपर भी सरकार को कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि टॉप टू बॉटम वो माइंडसेट काम करता है। देखिए ये आवश्यकता तो बिल्कुल बनी हुई है। ये लोगों के बिहेवियर में बदलाव जो है, एक्ट के जरिए हम
डर पैदा कर सकते हैं कि हाँ इस कानून ऐसा अगर आप करेंगे तो ये आपको सजा हो सकती है। एक्ट से यही हो सकता है। आपके बिहेवियर में बदलाव कैसे होगा? जब जाहिर तौर पे आपकी जो नैतिक आचरण है उसमें बदलाव जब तक नहीं होगा तो ये सरकार का काम तो नहीं है कि आपके नैतिक आचरण में बदलाव लाए। सरकार तो विधायिका जो है वो तो कानूनी बना सकती है ना। नहीं, मुझे ऐसा लगता है तो कि ये सरकार का काम है। ये जिम्मेदारी नहीं, ये जिम्मेदारी लोगों को उठानी होगी। कुछ जिम्मेदारी हमें भी उठाना पड़ेगा ना। पुलिस कौन है? हम ही है ना। हम ही जब उन पदों पे चले जाते हैं, आम लोग जब उन पदों पे चले जाते हैं तो हम पुलिस हो जाते हैं। पुलिस की वर्दी में आ जाते हैं तो पुलिस हो जाते हैं। आप समाज के ही व्यक्ति है ना, तो आपको अपनी नैतिकता तो दिखानी होगी। तो अपने अपने व्यवहार में हमें परिवर्तन लाना होगा। जो व्यक्ति जिस जगह काम कर रहा है ईमानदारी से काम करे और उसका रिजल्ट मिलेगा। आपकी बात सही है। और ये जो कानून में प्रावधान किया गया है कि अब जो है जो आम लोग हैं उनको पुलिस के पीछे नहीं दौड़ना है, 90 दिन में पुलिस को ही सूचना देनी होगी कि उसने मामले में क्या कार्रवाई की। बहुत अच्छा आप जिसकी तरह इशारा करें, हम दो तीन बिल्कुल पढ़ भी देते हैं, बता भी देते हैं। गिरफ्तारी अगर होती है तो परिवार को इसकी जानकारी देना आवश्यक है। किसी की भी गिरफ्तारी होती है परिवार को बताना आवश्यक है और उसके लिए समय सीमा है। एफआईआर के बाद 90 दिनों में अपडेट भी करना है कि भाई इस मामले में क्या किया आपने, पुलिस ने क्या किया, आईओ ने क्या किया, थाना स्तर पे उसकी जांच किस तरह से की गई, अपडेट क्या है, क्या गिरफ्तारी हुई, नहीं हुई, क्यों नहीं हुई। ये सारी चीजें जो पीड़ित पक्ष है उसको बताना है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। आप इसको क्रांतिकारी परिवर्तन मानिए, इसको इंप्लीमेंट करना असली बात है, जिसकी तरफ चंद्रचूड़ जी ने भी इशारा किया था। सीजीआई चंद्रचूड़ ने भी इस पे इशारा किया था कि ये तो बहुत अच्छे बदलाव हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन की बात होगी, बस असली इंप्लीमेंटेशन की बात होगी। तो हम उस पे अलग से बात कर सकते हैं। मैंने किया कि वो तो भाई सरकार आपके हर एक व्यक्ति के हृदय को परिवर्तन तो नहीं कर सकती है। ईमानदारी आपकी नैतिकता से जुड़ी हुई है, मोरालिटी आपसे व्यक्तिगत तौर पे जुड़ी हुई है। आपको मोरल बनना पड़ेगा और सब मिलकर हम जब मोरल हो जाएंगे तो सोसाइटी भी मोरलिटी की तरफ बढ़ जाएगी। मुझे ऐसा लगता है और कुछ प्रावधानों की चर्चा कर लें। गंभीर मामलों में आधी सजा काटने के बाद रिहाई संभव है, तो बहुत सारे सुधार भी इसमें किए गए हैं। सजा का प्रावधान बढ़ाया गया है तो सुधार भी किए गए। एक जो महत्वपूर्ण पक्ष है कि आरोपी 90 दिनों में कोर्ट में पेश नहीं हुआ तो पुलिस ये अब तक ये कहती है कि ट्रायल कैसे हो सकता है, भाई पेश ही नहीं हुआ। अब उसकी गैर मौजूदगी में भी ट्रायल हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और इसकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए। हम यही काम कर रहे हैं, लोगों तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। ट्रायल कोर्ट को अधिकतम 3 साल में फैसला देना होगा। ये इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। मुकदमा समाप्त होने पर 43 दिन में फैसला सुनाना होगा। अब आप जज साहब हमारे हैं, उसको लटका के नहीं रख सकते हैं। उन्हें 43 दिनों के भीतर फैसला सुना देना होगा और फैसला सुनाने के 7 दिनों के भीतर भीतर उनको जो क्वांटम ऑफ जस्टिस है, यानी सजा कितनी, ये भी दे देना है उनको। तो ये बहुत बड़े फैसले के 7 दिन के भीतर सजा सुनानी होगी, यानी कितना सजा दिया आपने। और दया याचिका, मर्सी पिटीशन जो होता है, जो अभी तक की व्यवस्था में क्या होता था कि कोई एनजीओ जो है वो उसने मर्सी पिटीशन आरोपी की तरफ से दाखिल कर दिया, किसी संस्था ने दाखिल कर दिया। अब ये नहीं होगा। अब जो आरोपी है उसे स्वयं मर्सी पिटीशन दाखिल करना होगा। तो ये बदलाव तो है ही, इंप्लीमेंटेशन की असली बात है। जी बिल्कुल, मेरा भी वही कहना है। इंप्लीमेंटेशन के लिए जो आपकी बात से थोड़ा असहमत होते हुए हम ये कहेंगे कि मॉरलिटी तो आते आते आएगी, लेकिन कभी कभी हैबिट में शामिल करना जरूरी होता है मॉरलिटी को। आप सरकार को अकाउंटेबिलिटी हार्डली तय करना होगा, हार्ड ढंग से तय करना होगा। ये नहीं कि चलो हो गया, कानून बन गया, अब हम 90 दिन का दे दिए, लेकिन वो पालन हो रहा है कि नहीं, वो वास्तव में वो फाइल कर रहा है कि नहीं, उसको कोई देखने वाला नहीं है, निगरानी करने वाला नहीं है। तो जब आप अकाउंटेबल बनाएंगे, बहुत ही कड़े तरीके से अकाउंटेबल बनाएंगे और एकदम उसको नहीं अकाउंटेबल है तो उसको सजा का प्रावधान कीजिए, उसके जाब को थोड़ा खतरे में डालिए, तब न जाकर वो कहते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है कि मरा मरा रटते रटते भी राम राम लोग कहने लगते हैं। जी। तो वही बात है कि
आप ठीक है, वो डर से शुरू करेगा, पहले वो मन से शुरू नहीं करेगा, वो डर से, सरकार के डर से शुरू करेगा कि नहीं, यदि हम समय सीमा के अंदर अपना काम किए तो उससे हमको खतरा हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे वो उसकी हैबिट में शामिल हो जाएगा। तो मेरा अपना मानना है कि ठीक है, मॉरल बैकग्राउंड पे तो समाज का भी दायित्व होता है कि सिखाए, लेकिन हमको लगता है कि कुछ न कुछ, भय भी न प्रीत वाला बात है कि सरकार से भी एक डर, एक फियर होना चाहिए। फियर नहीं होता है तभी ये फ्री होके तो अपना कानून तोड़ते हैं। देखिए, फियर के लिए ही है ये जो कानून में बदलाव मैं किया जा रहा कानून है, से सहमत हूँ, ये बस फियर के लिए ही है, डर के लिए ही है बिल्कुल कि आप डरें, अपराध करने से पहले आप डरें। बिल्कुल बिल्कुल, कानून से मैं सहमत हूँ। और मुझे ये भी लगता है कि बस यही है कि इसका क्रियान्वयन भी उतने ही मजबूती के साथ सुनिश्चित हो, बिल्कुल, ताकि आम लोग इसका फायदा उठा सके। जी। तो चर्चा को फिलहाल यहीं विराम दिया जाए खालिद जी, और आप ये समाप्त करें, समय कम है आपके पास, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कंक्लूड करने से पहले कि आपने जो ये विषय चुना है, ये बहुत समीचीन विषय है। आम लोगों को इसकी जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए। सिर्फ पुलिस वाले एक्ट में जो बदलाव हो रहा है उसकी जानकारी हासिल कर लें, और वो कितने हद तक वो जाते हैं। आमतौर पे आप देखते हैं कि कोई मामला होता है, थाने में लोग जाते हैं, तो पुलिस वाले कौन कौन सी धारा लगाते हैं, सिर्फ उनको नंबर याद होता है, यहां तक ये भी याद नहीं होता है कि यह धारा यहाँ पे लागू करने लायक है या नहीं है। तो कई सारी धाराएं लगा देते हैं और उस बंदे को पता भी नहीं होता है, उस व्यक्ति को पता भी नहीं होता है कि इसका मतलब क्या है। ना लगाने वाले को पता होता है, ना जो पीड़ित है उसको पता होता है। तो इससे बड़ा बदलाव आएगा, और ये जानकारी देने का जो आपने माध्यम चुना, इस विषय को चुना, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपका। जी खालिद जी, आपको भी धन्यवाद, आप आए हमारे कार्यक्रम में। मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो भी मीडिया का काम भी है लोगों को एजुकेट करना, जागरूक करना, और जो भी कानून आए हैं आप लोगों को उन कानूनों के बारे में सही ढंग से जानकारी देना हमारा कर्तव्य है। और हम ये चाहते हैं कि आप अच्छे से इसके बारे में जानिए, तभी इसका फायदा आप उठा सकेंगे। आज की चर्चा में बस इतना ही। हमारा चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराते रहें। नमस्कार। आदाब।